क्या सियासी हंगामे से खत्म हो जाएगी महंगाई? क्या गरीबी पर रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट एक मजाक है? और क्या शहर में 47 रुपए और गांव में 32 रुपए में गुजारा मुमकिन है? इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे महंगाई पर घमासान छिड़ा है। माननीय सदस्यों, India has given this country's unemployment and price rise. I cannot believe प्रश्न नंबर that अच्छे दिन लाने के वायदों पर सवार होकर सत्ता में आई नरेंद्र मोदी की सरकार के 41 दिन में जब महंगाई ने आम आदमी को चौतरफा जकड़ लिया, जब आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें भी आसमान छूने लगीं, जब सियासी आक्रोश सड़कों पर सरेआम होने लगा, तो बजट सत्र के पहले ही दिन संसद भी उबल पड़ी। विपक्षियों ने कहा बुरे दिन आ गए, तो मोदी की पार्टी ने दलील दी कि कांग्रेस ने जो बोया था वही काट रहे हैं, और लोकतंत्र का मंदिर वाद विवाद प्रतियोगिता का अखाड़ा बन गया। वोट अगर इस भारतीय जनता पार्टी को मिला है, सरकार को मिला है, वो महंगाई के नाम पे मिला। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के 1.25 महीने में ही हम चुमुखी महंगाई देख रहे हैं। इतनी चुमुखी महंगाई कभी नहीं हुई है। और बीजेपी को बिजनेस क्लास की पार्टी माना जाता है, तो जो इन्होंने इलेक्शन के ऊपर बिजनेस क्लास ने पैसा लगाया है, अब ये उसको सूद सहित, ब्याज सहित उसको ये अदा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरे देश के अंदर ये महंगाई कम होगी। आपको बताना चाहिए था कि इन 10 सालों में आपने गरीबों के चौके चूल्हे तक एलपीजी क्यों नहीं पहुंचने दी। आपको ये भी बताना चाहिए था कि आपने 10 सालों में जो गरीब केरोसिन ऑयल इस्तेमाल करता है उसका दाम दिन दूना रात दूना क्यों बढ़ाया। और हमारी सरकार पे आप कहते हैं साहब डीजल का दाम बढ़ गया। डीजल का कहां बढ़ गया? देश इन दलीलों को सुनता रहा। संसद वही थी, पार्टियां वही थी, महंगाई भी वही थी, लेकिन भूमिका बदल चुकी थी। साल भर पहले इसी महंगाई पर बीजेपी हंगामा करती थी, अब कांग्रेस ने कमर कस ली। राहुल गांधी भी मोर्चा संभाल रहे थे, लोकसभा स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में बहस चलती रही। हद तो तब हो गई जब बजट सत्र शुरू होने से पहले ही गरीबी के नए आंकड़े अखबारों की सुर्खियां बन गए। गरीबी के लिए तेंदुलकर कमेटी के मानकों को खारिज करते हुए रंगराजन कमेटी ने नई परिभाषा गढ़ दी, जिसके मुताबिक गांव में रोजाना 32 रुपए से ज्यादा कमाने वाला आदमी गरीब नहीं है, जबकि तेंदुलकर कमेटी ने रोजाना 27 रुपए कमाने वाले को गरीब नहीं माना था। इसी तरह से रंगराजन कमेटी शहर में रोजाना 47 रुपए कमाने वाले को गरीब नहीं मानती, जबकि तेंदुलकर कमेटी शहरों में 33 रुपए रोजाना कमाने वाले को गरीब नहीं मानती। अब जिस मुल्क में 40 रुपए किलो प्याज और टमाटर बिक रहा हो, वहां 32 रुपए कमाने वाले को अगर गरीब नहीं माना जाता, फिर इसे मजाक नहीं तो क्या कहेंगे? क्या मजाक हो रहा है सर देश में? आप कहते हो 47 रुपए अगर आपके पास है शहर में तो आप गरीब नहीं है। अब पहले जब 32 रुपए कहा आपके तेंदुलकर कमेटी, तब पूरा हल्ला मच गया और बिल्कुल सही मचा। आज जो है नया कमेटी आई, कहती कि 47 रुपए जो है उससे उसके ऊपर आप गरीब नहीं है। अरे किससे बेवकूफ बना रहे हम सर? विडंबना तो यह है कि जब मनमोहन सिंह के राज में तेंदुलकर कमेटी ने गरीबी के आंकड़े पेश किए थे, तो मोदी ने अपने चुनावी मंचों से सवालों की छड़ी लगा दी थी। 2004 से 2014 के बीच में राज भले ही बदल गया, लेकिन हालात वही हैं। मोदी के एक मंत्री दलील दे रहे हैं कि अभी तो सिर्फ 41 दिन हुए। दूसरे मंत्री दिलासा देते हैं कि बजट का इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये जमाखोर हैं जिन्होंने खेल खराब किया है। एनडीए की सरकार को तो कार्यकाल संभाले अभी 5 सप्ताह हुए हैं, 6 सप्ताह भी पूरे नहीं हुए। ये पहला सत्र है एक छोटे सत्र के बाद, जिसमें कल रेल बजट पे और बाद में आम बजट के ऊपर सरकार को अपनी नीतियां स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा। तो अभी तक तो उन नीतियों की घोषणा भी नहीं हुई। हम सारे सदन से अपील करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि सब लोग मिल करके कैसे क्या कहते हैं कि ये जो महंगाई का समस्या, हाँ हम सरकार में हैं, हमारे खिलाफ में है तो आप बोलिए। अरे हमको तो बने हुए 41 दिन हुआ है। महंगाई आज लोगों को परेशान कर रही है। महंगाई एक सच्चाई है। आज ये सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। आपने जो बोया है अभी तो वही काटा जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सियासी हंगामे से खत्म हो जाएगी महंगाई?
और क्या गरीबी के नए आंकड़ों में कुछ बदला या फिर हर बार यूं ही होता रहेगा ये मजाक? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आज बजट सत्र का पहला दिन था। उम्मीद थी कि जनता जिन समस्याओं से त्रस्त है उसको लेकर सकारात्मक चर्चा होगी, कोई समाधान निकलेगा, कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन लोकसभा की तस्वीर जो आज देखने को मिली वाकई बहुत चौंकाती है। हल्ला हंगामा हुआ और कार्यवाही स्थगित हो गई। तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से श्रीकांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सीपीआई से अमरजीत कौर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और एनके सिंह साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल श्रीकांत शर्मा जी आपसे है मेरा। आज सदन में राज्यसभा में सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने जो बयान दिया उसी से मैं इस बहस की शुरुआत करना चाह रहा हूं। सीताराम येचुरी ने कहा कि बीजेपी का यह कहना कि महंगाई हमें विरासत में मिली है, ऐसा लगता है कि मानो कोई रिले रेस चल रहा हो। मेरा आपसे सवाल है, क्या सिर्फ बैटन ट्रांसफर के लिए आप लोग सरकार में आए थे? जनता महंगाई से त्रस्त है तो क्या जो महंगाई का मशाल कांग्रेस के हाथ में था, क्या उसे सिर्फ लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं? अखिलेश जी, मैं आपको स्पष्ट करूं कि दोनों सरकार की तुलना अभी 5 सप्ताह मोदी सरकार को बने हुए हैं। एक तरफ ये स्पष्ट है कि देश की जनता भी जानती है और ईमानदारी से आकलन अगर आप भी करें तो आप भी मानते हैं कि महंगाई को लेकर वर्तमान सरकार एक्शन में है, काम कर रही है और मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है देश की जनता को महंगाई से निजात दिलाने के लिए। इसलिए जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है वो लागू किया गया। और 17 जून को सरकार की बैठक हुई, उसमें प्याज के निर्यात के दाम तय किए गए। 2 जुलाई को सरकार की बैठक हुई, उसमें और श्रीकांत जी जो बयानात आ रहे हैं ना, देखिए आपके पार्टी के नेता जो बयान दे रहे हैं, श्रीकांत जी सुन लीजिए, ऐसा लगता है कि मान लो जो महंगाई की मशाल थाम रखी थी कांग्रेस ने, उसी को आप आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। इन बातों को कहने का क्या मतलब है कि जमाखोर महंगाई को बढ़ा रहे हैं, कालाबाजारी महंगाई को बढ़ा रहे हैं? यही बातें तो कांग्रेस के जो वित्त मंत्री थे, यूपीए के जो वित्त मंत्री थे चिदम्बरम साहब, वो भी कहते थे, तब आप लोग इसकी आलोचना करते थे। अखिलेश जी, आप फिर थोड़ा सा मैं यह तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं, आप यह समझ नहीं पा रहे हैं। आप बहुत समझदार पत्रकार हैं। जमाखोरों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है और आप ये चाहते हैं कि 10 साल का जो कुशासन है कांग्रेस का, उसकी जो गलत आर्थिक नीतियां हैं, एक फसल का चक्र पूरा होने में भी समय लगता है, 6 महीने का समय लगता है। अच्छा, मैं मानता हूं कि देश की जनता की अपेक्षा हमसे बहुत है और ये अच्छी बात है, हम इसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि महंगाई को लेकर सरकार बहुत चिंतित है, प्रभावी कदम सरकार उठा रही है। हम लोग उम्मीद यही कर रहे हैं श्रीकांत जी कि जिस चक्र का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो चक्र जल्दी कंप्लीट हो, क्योंकि जनता दुष्चक्र में फंसी हुई है, बहुत परेशान है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, महंगाई से त्रस्त है। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। अखिलेश जी, आज लोकसभा में जो हल्ला हंगामा हुआ, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या सियासी हंगामे से महंगाई खत्म होगी? ऐसा लगा कि मानो सिर्फ और सिर्फ खालिस राजनीति हो रही है सदन में। अखिलेश जी, मैं आपको कुछ चीजें स्मरण कराऊंगा। सत्ता में आने के पहले मोदी जी और बीजेपी के नेता क्या बोलते थे वो बताने की आवश्यकता नहीं है। सत्ता में आने के बाद मोदी जी ने महंगाई पे सबसे पहले क्या बोला कि कड़वी दवा मिलेगी। वित्त मंत्री ने क्या बोला जी, सुविधा चाहिए तो और आपको पे करना होगा। एक मंत्री ने कहा कि हम हनुमान मत समझो भाई, हम नहीं कम कर पाएंगे। एक मंत्री ने कहा कि हमारे पास कोई जादू का डंडा नहीं है कि हम तुम्हारी महंगाई कंट्रोल कर देंगे। ये तो आपके मंत्री महंगाई पे कंट्रोल करने की जो बात कर रहे हैं कि हम प्रयासरत हैं, तो आपके मंत्री भी अक्सर ये बयान दिया करते थे। शरद पवार साहब ने तो कई मौकों पर कहा था कि कौन सी जादू की छड़ी है मेरे पास। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा। छोड़िए, हम तो बुरे थे, हम तो गए, इसीलिए हमारी चिंता छोड़िए। जो जादूगर थे उनकी बात हम कर रहे हैं जी। और महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रदेशों को 6 मीटिंगें दिल्ली में हुई, प्रदेशों को चिट्ठी चली जा रही है, कालाबाजारियों को रोको, आढ़तियों को रोको, आप कार्रवाई करो। मतलब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो दे रहे हैं प्रदेशों को कि तुम्हारा ये काम है, तुम नियंत्रित करो। और एक दिन इनके एक मंत्री जी आए, वो 4 उदाहरण बताए, उसमें बोल दिया कि किसानों को छूट दे दी गई है कि मंडी में अनाज अपना न बेचें या फल सब्जी न बेचें, कहीं बेच सकते हैं। अरे भाई, पहले भी कहीं रोक नहीं थी।
वो अपना खाता भाई दिखा करके कहीं भी ले जाके मतलब कुल मिलाकर तस्वीर है कि जो स्थिति पहले थी वही लागू है। इसमें आम जनता कहां है? सवाल तो ये, अमरजीत कौर जी आपसे मेरा सवाल है, सीपीआई क्या पहले हम यथार्थ बताते थे। अखिलेश जी ऐसा नहीं है, पहले हम यथार्थ बताते थे, हम प्रयास करते थे। ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो सिरे से डिनायल कर रहे हैं। आप बीजेपी कभी गरीबों की बताते रहे और प्रयास करते रहे, कभी प्रो पुअर नहीं रही है जी। कभी अखिलेश जी कभी बीजेपी प्रो पुअर नहीं रही है। रेलवे का भाड़ा बढ़ाया है, उसमें गरीब सवाल ये कि आप प्रो पुअर है तो उसका क्या फायदा गरीबों को मिला? गरीबी के जो ताजा आंकड़े आए गरीब बढ़ गए, मैं उसका जिक्र करूंगा थोड़ी देर में, रंगराजन कमेटी का मैं जिक्र करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं समझना चाहूंगा आपसे अमरजीत कौर जी, बीजेपी और कांग्रेस की आर्थिक नीतियों में क्या बुनियादी फर्क आपको नजर आता है? क्यों उम्मीद करें कि अगर यूपीए के वक्त महंगाई थी तो महंगाई खत्म हो जाएगी? उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, आपने जो अपनी बातचीत को शुरू करते ही कहा था कि टोपी ट्रांसफर का खेल हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। आर्गुमेंट्स इस पाले से उस पाले में चले गए हैं, चेहरे बदल गए हैं। नीतियां वही रहेंगी तो महंगाई रुकेगी नहीं, बात बहुत सीधी है। ये भी कह देना कि हमें विरासत में मिला, तो एनडीए कहती थी हमें यूपीए से विरासत में मिला, फिर एनडीए ने 6 साल राज किया तो फिर यूपीए ने कहा हमें विरासत में मिला, और आज बीजेपी की सरकार कहना चाहती है हमें विरासत में मिला। विरासत जो अच्छी चीज मिले अमरजीत जी, उसको ढोना आगे नहीं। सवाल ये है, बुरी चीजों को विरासत में लेने का सवाल ये है कि इन्होंने ये कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम परिवर्तन कर देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो हम नीति बदल देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो महंगाई पे तुरंत लगाम लग जाएगी। तो आज अगर ये बोलते हैं जादू की छड़ी नहीं है, तो तब क्यों ये भास दे रहे थे जनता को कि जादू की छड़ी होगी? और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, इवन जी जैसे रेल का भाड़ा बढ़ाया और पैसेंजर के साथ साथ जो फ्लाइट चार्जेस बढ़ाए गए, जो महंगाई को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, उस पे भी इन्होंने झट से कह दिया पिछली सरकार का फैसला था, जबकि पिछली सरकार का फैसला नहीं था, रेगुलेटरी अथॉरिटी का फैसला था और पिछली सरकार ने उसको रिजेक्ट किया था। हो सकता है चुनावों की मजबूरी में क्या हो, लेकिन इनके ऊपर कोई बाधा नहीं थी। इन्होंने वो बहाना लिया और इसको बढ़ाया। इनके मंत्री ने कहा कि चीनी का इतना स्टॉक है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगले ही दिन 2 रुपए बढ़ गए। और उसके साथ साथ अब खान पान की चीजों के साथ साथ जो हो रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बीजेपी के हाथ में है, और मैक्सिमम सप्लाई दिल्ली को प्याज की अगर कहीं से हो सकती है वहां से हो सकती है। कि जनता को कुछ मिल नहीं रहा है सिवाय छलावे के, सरकार बदली है, जरूर तमाम है। एनके सिंह साहब, ये जो बजट सत्र का आज पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आज क्या महंगाई पर सकारात्मक बहस नहीं हो सकती थी लोकसभा में? ये हल्ला हंगामा, ये सारी चीजें जो देखने को मिल रही हैं, इसका क्या मतलब है आखिर? नहीं, पार्लियामेंट में ये होता है, और यही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो हर पार्लियामेंट की जननी कहा जाता है, वहां भी होता है। इस तरह का एडवर्सरियल डेमोक्रेसी में लगातार अपोजिशन और ये रूलिंग पार्टी कन्फ्रंट करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कन्फ्रंट करके किसी सॉल्यूशन पे आए तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। संघर्ष, एनके सिंह साहब आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, संघर्ष अगर सड़क पे हो तो बेहतर है, संसद में तो बहस होनी चाहिए। हाँ, बहस होनी चाहिए, पर ये जो आज जो हुआ वो बहस का ही एक पार्ट है कि आप पहले दिन इस तरह करते हैं ताकि पब्लिक में मैसेज जाए। अच्छा होगा कि अगर आप सड़कों पे आए करें, लेकिन यहां पे 2 चीजें हैं। एक तो अखिलेश जी ने जो कहा कि राज्यों को, देखिए इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में इनेबलिंग प्रोविजन, अभी जो नोटिफिकेशन हुआ है वो इनेबलिंग प्रोविजन है, जिसको कि कई राज्यों ने कहा था कि भाई इनेबल कीजिए ताकि जमाखोरों का एक सर्टेन परसेंटेज रखें, क्वांटम रखें जिन्स का, और उससे ऊपर होगा तो हम उनको अरेस्ट करेंगे। तो ये इनेबलिंग प्रोविजन उन्होंने नोटिफिकेशन में दे दिया, और ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए इसका रोल बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन हाँ, कंट्रोल करने में महंगाई बहुत बड़ा रोल केंद्र सरकार का रहता है। क्या वजह है कि आप सरकार में आते हैं तो सेंसेक्स तो बढ़ जाता है, लेकिन प्याज कम नहीं होता। कौन है? जमाखोर भी आपके अपने हैं, सेंसेक्स वाले भी आपके अपने हैं। तो एनालाइज ये करना है कि क्यों जमाखोर को ये मैसेज क्यों नहीं किया? सेंसेक्स को तो बहुत अच्छा है कि सेंसेक्स को आपने कहा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अगर आ रहा है देश में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जमाखोरों को एक टर्स मैसेज जाना चाहिए था कि नहीं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये पहले दिन जाना चाहिए था, जिस दिन हम हिंदी और कश्मीर के लिए लड़ रहे थे, उस दिन जाना चाहिए था कि 0 टॉलरेंस होगी अगर आपने प्याज दबाया। फैक्ट यह है कि 24 लाख टन ज्यादा प्याज का उत्पादन हुआ है। फैक्ट यह है कि एक्सपोर्ट कम हुआ है। इसके बावजूद अगर दबाया जा रहा है तो सीधी सी बात है कि जमाखोर क्यों उत्साहित है, इसलिए आपका मैसेज जो जा रहा है वो शायद गलत है। एनके सिंह जी, इस बढ़ती हुई महंगाई में गरीबों के साथ एक और बड़ा मजाक हुआ, उस पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। रंगराजन समिति की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक गांव में 32 रुपए जो शख्स कमा रहा है, 32 रुपए या उससे ज्यादा, और शहरों में 47 रुपए से ज्यादा कमाने वाला गरीब नहीं है। दिन का गुजारा वो दिन भर अपने कर सकता है।
क्या इससे सहमत है श्रीकांत शर्मा जी? आप बीजेपी के नेता हैं, आप क्या लागू करेंगे इस रिपोर्ट को? आप देखिए अखिलेश जी, ये सब कांग्रेस ने, चाहे तेंदुलकर कमेटी हो चाहे रंगराजन कमेटी हो, ये कभी कहते रहे कि गरीबी कम हो, गरीब लोग कम हो गए, कभी कहते रहे गरीब लोग बढ़ गए हैं, कभी कहते रहे कि मनरेगा जैसी ऐसी योजना चल रही है जिससे हम देश में गरीबी को कम कर रहे हैं। ये पूरे 10 साल में यही नहीं तय कर पाए कि गरीबी की रेखा के नीचे अल्टीमेटली कितने लोग रह रहे हैं। 65 साल में नहीं हो पाया, पूरा कंफ्यूजन है जी। और कंफ्यूजन में इन्होंने 10 साल की सरकार चलाई और उसी का जो भुगतान है अब ये सब लोगों के सामने है। लेकिन हम इस पर कोई बहाना नहीं ले रहे, कोई एक्सक्यूज नहीं ले रहे। हमारे सामने जो हालात हैं उसका मैंने आपको विस्तार से चर्चा की और हम प्रतिबद्ध हैं। नहीं, मेरा सीधा सवाल है, रंगराजन समिति की जो रिपोर्ट है उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? सिंह साहब, श्रीकांत शर्मा जी, मैंने पहले कहा कि ये दोनों जो कमेटियों की रिपोर्ट की आप चर्चा कर रहे हैं, तेंदुलकर कमेटी हो चाहे रंगराजन कमेटी हो, ये कांग्रेस के द्वारा बनाई गई कमेटी है, आपस में ही विरोधाभास है। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस गरीबों को लेकर, गरीबों से महंगाई को लेकर, मेरा सवाल जो सीधा सा है आप उसका जवाब नहीं दे रहे, कहीं न कहीं आप घूम रहे हैं। के बहाने पूछ रहा हूं, क्या इस रिपोर्ट को आप मानेंगे, आपकी सरकार लागू करेगी इसे? महंगाई की जो नई परिभाषा गढ़ी गई है, शहर में 47 रुपए कमाने वाला, गांव में 32 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं है। बिल्कुल, अब सरकार के पास रिपोर्ट आएगी, सरकार तय करेगी और हम आपसे बातचीत करते रहते, हर दिन आपसे बातचीत करते हैं, शाम को डिस्कशन होगा, फिर आपसे बात करेंगे। सरकार के पास रिपोर्ट आए, सरकार क्या फैसला करती है वो सरकार के बारे में बात करेंगे आपसे। मेरा भी एक सवाल सुन लीजिए। मेरा ये सवाल है कि आपको 6 साल मिले थे एनडीए की सरकार चलाने के दौरान, आपने क्यों नहीं जो पूरे मापदंड होते हैं गरीबी की रेखा को तय करने के, ऊपर नीचे करने के, उन मापदंडों में आपने परिवर्तन क्यों नहीं कर लिया? आज आप कह रहे हैं तेंदुलकर कमेटी, सक्सेना कमेटी, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी ये इनका है जी, उन्होंने बनाई रंगराजन। क्वेश्चन ये है, जब आपको मौका मिला था तो आपने तो कुछ नहीं किया, उसमें तब्दीली नहीं की, 6 साल तक आप राज में थे। तो ले दे के आप ये कहना चाहते हैं कि ये कमेटियां आएंगी, जो चलता आया है गरीब कम दिखाने हैं तो उस सीमा रेखा को थोड़ा ऊपर कर दो। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अमरजीत जी जो कह रही हैं। अखिलेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यहां गरीबों को आंकड़ों में क्यों घेर दिया जाता है? तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आपके वक्त भी आई थी जब यूपीए की सरकार थी, और वहां सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट, हाँ, तमाम कमेटियों की रिपोर्ट आती रही है। 65 साल में आज हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं देश में गरीब कौन है। कितना बड़ा मजाक है पॉलिटिकल क्लास का, पर्टिकुलरली जो रूरल और डिसाइड करते हैं तो व्यवहारिक नहीं होता है। नहीं, कभी नहीं, वो तो इस बात में होता है कि हम सब्सिडी कितना देंगे। आज आप देखिए कि अगर इसको मान लिया जाए, रंगराजन की कमेटी की रिपोर्ट मान ली जाए, तो देश में 2 लाख करोड़ फूड सिक्योरिटी एक्ट को अमल करने के लिए चाहिए। अगर रंगराजन कमेटी को आप मान लें और 37 करोड़ पीडीएस उस पॉवर्टी स्ट्रिकन मान ले, पॉवर्टी सीमा के नीचे मान ले बीपीएल लोग, तो आपको 2 लाख करोड़ चाहिए हर साल। अब सरकार इसलिए नहीं मानेगी कि साहब 2 लाख करोड़ लाएंगे तो सब्सिडी हमारी बढ़ जाएगी, सब्सिडी बढ़ेगी तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पैराडॉक्स आज 65 साल से ये मजाक ही हो रहा है गरीबों के साथ। अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे वही है जो श्रीकांत शर्मा जी से मैंने पूछा था। रंगराजन कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि शहर में जो शख्स 47 रुपए कमा ले और गांव में 32 रुपए, वो गरीब नहीं है? देखिए हमारे कहने ना कहने का कोई मौजूद वक्त नहीं है, क्योंकि जिसे लागू करना है उसे कहना चाहिए। क्योंकि कल तक ये इसी तरह की उंगली उठाते थे, तब भाई आज आपको अवसर मिला है, आप कह दीजिए हम नहीं मानते, हम इतना रुपया मानेंगे। लेकिन मोदी की रिजीम में क्या किसी को इतनी लिबर्टी है कि वो बता सकता है कि हम क्या करने वाले हैं? क्या जब मिनिस्टरों को अपना पीएस एपीएस रखने का अधिकार नहीं, तो श्रीकांत शर्मा जी बेचारे क्या रखेंगे? दूसरी बात सरकार ने भी 32 और 26 का सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था, 32 और 26 का, उसमें 1 रुपए बढ़ा दिए गए थे गरीबी के आंकड़े कम करने के लिए। अखिलेश जी, आपके टाइम भी है, तेंदुलकर समिति की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी जो आंकड़े थे वो चौंकाने वाले के लिए एक जी हाँ, एक सेट पैटर्न के हिसाब से कमेटियां रिपोर्ट देती रही हैं और ये परंपरा चली आ रही है। दूसरी बात जो इन्होंने कही, सर लेकिन ये कौन सी परंपरा अखिलेश जी, आप समझाइए, वरिष्ठ नेता हैं, जो व्यवहारिकता से परे हो, हकीकत से परे हो, इन आंकड़ों का क्या करना है हमें? और अगर था तो एनसी सक्सेना की क्यों नहीं मान ली, जिसमें कि 50% पॉवर्टी बीपीएल के नीचे? देखिए इन आंकड़ों से क्या होता है, इन आंकड़ों से क्या होता है, क्या होता है? आप अगर समय तो मैं समझाऊं। हमारी बीपीएल सूची बन गई, क्या बीपीएल सूची में सारे लोगों को फैसिलिटी मिलती है? 40% लोगों को मिलती है। सूची भले बन जाए, आप इंदिरा आवास भी सबको नहीं देते हैं,
आप बीपीएल कार्ड, एपीएल बीपीएल कार्ड भी सबको नहीं बनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे दिक्कतें हैं अखिलेश जी, लेकिन उस सूची में भी नहीं मिलती है सारी फैसिलिटी जो गरीबों को नहीं मिलती। ये सब खेल इसलिए तो नहीं किया जाता कि गरीबी के जो आंकड़े उसको कम करके दिखाओ। बिल्कुल यही पर्पस है, गरीबी के आंकड़े कम दिखाओ। यही यूपीए सरकार की एमसी सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें 50% कहा गया था बीपीएल में है, वो नहीं मानी गई। उसके बाद दूसरी कमेटी बैठाई गई। कमेटी दर कमेटी बैठाते हैं आप, और सिर्फ ये करने के लिए कि किसी तरह हमें ज्यादा सब्सिडी ना देना पड़े। कितना बड़ा एक क्रिमिनल नेग्लेक्ट है पॉलिटिकल क्लास की तरफ से कि आप आज तक पॉवर्टी नहीं डिसाइड कर पा रहे। एक कॉमन पहले कंजम्पशन से लेके चले थे और आज आप रुपए में आ गए हैं कि 42 रुपए होगा कि 47 रुपए होगा कि 36 रुपए होगा। ये तमाशा जो हो रहा है, सिर्फ पर्पस ये है कि किसी तरह से सब्सिडी अगर हम ज्यादा देंगे, जबकि फैक्ट ये है कि आप इसी बजट में रेवेन्यू फॉरगॉन में आप 5.5 लाख करोड़ इंडस्ट्रीज को दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब गरीब को पहचानना होता है, उसको इमदाद देना होता है, तो आपके लिए सारी प्रिंसिपल्स आ जाती है। मैं अमरजीत जी आपके पास अपनी बात रखिएगा, अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। अखिलेश जी बोल लीजिए। देखिए, जो जमीन पे हम बीपीएल या गरीबी रेखा देखते हैं वो क्या है? वो यही है कि कुछ जो सरकार की खैराती या सपोर्टिंग स्कीमें हैं गरीबों के लिए, वो लोगों को मिले है। आपने वो कुछ लोग उससे कवर कवर नहीं हो सकते। खैरात ना कहिए, दूसरी बात आपका व्यूअर आप बहुत नाराज होगा। बिल्कुल नहीं, जो सब्सिडाइज स्कीमें हैं सरकार की, जो सब्सिडाइज स्कीमें हैं जी, मेरी बात होने दें, जो सब्सिडाइज स्कीमें हैं जिसमें गरीबों को हम देते हैं, वो कुछ हद तक देते हैं, सबको नहीं मिलता है। नहीं, देखिए एक दूसरा पहलू सरकार का ये रहता है कि हमारे गरीब सरकारें यही सोचती है इनकम बढ़े, जैसे उनका पर कैपिटा इनकम बढ़े। मनरेगा जहाँ प्याज 40 रुपए किलो बिक रहा है, वहाँ पर 40 रुपए दिन भर में गुजारा करने के लिए दे रहे हैं गरीब को। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में दोनों से कहना चाहती हूँ, आप सब जानते हैं, इस वक्त हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियन न्यूनतम वेतन की मांग रही है। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने 15वीं कॉन्फ्रेंस ने जो मापदंड तय किया था, न्यूनतम वेतन किसको दी जाती है? जो बिल्कुल अनस्किल्ड लेबरर होता है, सड़क के ऊपर काम करने वाला, असंगठित क्षेत्र में, उसकी जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने मापदंड तय किया था, उसके हिसाब से आज की डेट में 15,000 रुपए बनता है। उसका मतलब 500 रुपए पर डे अगर एक परिवार में पहुंचेगा तो वो परिवार खा सकेगा, बच्चा थोड़ा बहुत सरकारी स्कूल में पढ़ लेगा, और बच्चा प्रति व्यक्ति 100 रुपया, और यहाँ 47 रुपए का मतलब हुआ अगर एक जना कमाता है, 5 सदस्य हैं, तो बांट लीजिए कि दिन के अंदर कितना पड़ा। तो आप सिर्फ चाहते हैं जानवर की तरह सिर्फ अनाज फेंक दो, अगले दिन वो जिंदा रहे और काम करे? ये क्या सोच है? मजाक का सिलसिला यही नहीं रुकता है, मजाक का सिलसिला आगे बढ़ता है। मैं दर्शकों को जरा सुना देता हूं, मेरे पास पूरी फहरिस्त है। तमाम दल के नेता गरीबी को लेकर अपनी परिभाषाएं दे चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कहा था कि आप 1 रुपए में भी भरपेट खाना खा सकते हैं। रशीद मसूद कांग्रेस के नेता ने कह दिया था दिल्ली में 5 रुपए में कोई व्यक्ति भरपेट भोजन कर सकता है। राज बब्बर साहब का बयान आया था कि आज भी मुंबई शहर में मैं 12 रुपए में एक पूरा भोजन, एक प्लेट भोजन कर लेता हूं। आशीष सेलार मुंबई में सिटी प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उनका बयान आया था कि यह मुंबई है, यहां 5 रुपए में पेट भर खाना खाया जा सकता है। ये सब जो बयान आते हैं शिकार शर्मा जी, ये क्या गरीबों का मजाक नहीं होता है? देखिए, जिन लोगों ने 60 साल इस देश का दोहन किया और जो गरीबी को मिटाएंगे ऐसे नारे लगाए, आज उन्हीं के प्रवक्ता हमारे मित्र कह रहे हैं कि हम गरीबों को खैरात बांटते हैं। मतलब आप एक तरफ तो भोजन के अधिकार की बात करते हैं, लोगों को राइट टू फूड की बात कर रहे हैं, वहीं आप खैरात की बात करते हैं। तो जो अंदर का जो उनका है वो सब उनकी जबान पर आ गया। जवाब देना चाहेंगे? कितना अपमानित इन्होंने अब तक अपने जो जी कितना अपमानित किया है लोगों को। अखिलेश जी से जवाब वजह से आज एक समय 400 देखिए ऐसा है, एक सेकंड जो सब्सिडाइज स्कीम है, देखिए एक सेकंड सुनिए, मत करिए। जो सब्सिडाइज स्कीम है उसको गांव में जिस भाषा में बोलते हैं मैंने बोल दिया। अखिलेश प्रताप सिंह जी को सुन लीजिए, फिर ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। सब्सिडाइज स्कीम को जो ये क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे? अभी इन्होंने, इन्हीं की सरकार ने दिल्ली में फूड मिनिस्टरों के मीटिंग में ये कहा है कि मनरेगा इस देश में महंगाई की जड़ है। इन्होंने रिटर्न दिया है फूड मिनिस्टरों के मीटिंग में। उसका कारण कहेंगे इन्फ्लेशन और महंगाई की जड़ ये है। जो हमारी सब्सिडाइज स्कीमें हैं, गांव में कुछ लोग इस शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैंने वही बात कही। चलिए, तो आप दोनों इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब ये है, वो ये थी, मतलब गरीबों को लेकर क्या मेंटालिटी है, क्या मानसिकता है, वो मुझे लगती है। सर मैं आऊंगा, माफी के साथ रोक रहा हूं, मैं लौटूंगा, एक ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी है, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल।
का सफर, मोदी की रेल में कितना मिलेगा सुकून, मोदी की रेल कितनी होगी महफूज, रेल बजट की हर सौगात पर होगी हमारी नजर। देखिए कल दिन भर बुलेट बजट सिर्फ न्यूज 24 पर। Maharishi Markandeshwar University, providing quality education for 2 decades. 13,000 plus students shaping the future, equipped with ultra-modern infrastructure. 3 universities and 1 integrated campus. Maharishi Markandeshwar University, shaping futures. साधारण टूथपेस्ट में मौजूद हानिकारक केमिकल्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। 18 गुणकारी जड़ी बूटियों से बना वीको वज्रदंती मसूड़ों की देखभाल करता है और दांत स्वस्थ और सुंदर रखता है। वीको वज्रदंती की शक्ति अपनाओ, वरना बाद में पछताओ। जब सुबह शुरू हो, जब शाम खत्म हो, you know the best thing about strawberries? You can enjoy it anytime. Manforce strawberry flavored condoms. सुनो, मैं ये ले लूं? हाँ, अच्छा ये वाली मेरी है। हर बार सिर्फ अरे भाई, गार्ड से सुरक्षित शेव कीजिए और जो मर्जी बोलिए। जच रही हो। और आप भी। जिलेट गार्ड, एक ब्लेड चले 7 शेव तक। पेश है नया जिलेट शेविंग क्रीम, सुरक्षित त्वचा और आरामदायक शेव के लिए। अच्छे कपड़े पहने अच्छे दिन आ जाएंगे। टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगें अच्छे दिखें। अच्छे कपड़े पहने अच्छे दिन आ जाएंगे। टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगें अच्छे दिखें। अरे कमाल हो गया भैया, साथ साथ हमारी शादी हुई और साथ साथ हम बाप भी बन गए। भैया मैं तो अपने बच्चे की खुशी में लड्डू बंटवाऊंगा, 12 पत्थरों को छू कर आऊंगा। तुम भी चलो। अरे नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले उसका जन्म पंजीकरण करवाऊंगा, यही उसका सबसे पहला परिचय होगा। भाई पंजीयन अधिकारी द्वारा जन्म और जन्म स्थान 21 दिन के अंदर अंदर जन भाई खाते में दर्ज करवानी चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। भैया मैं तो चला। जन्म बही खाते में बच्चे का नाम, जन्मदिन एवं जन्म स्थान सुनिश्चित करें। Innovations that transform your lifestyle. Designer kitchen appliances by Grun. Fired by dreams. ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। हाँ मामा, हाँ तो गिफ्ट मेरे साथ ही है ना। हाई कोलेस्ट्रॉल आपकी जिंदगी की रफ्तार को धीमा कर देता है, इसीलिए सनड्रॉप हार्ट, जिसमें है ओराइजनॉल, जो कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद करता है सिर्फ 30 दिनों में। सनड्रॉप हार्ट घटेगा कोलेस्ट्रॉल सिर्फ 30 दिनों में। अब सनड्रॉप हार्ट या सनड्रॉप सुपर लाइट एडवांस्ड के साथ 25 रुपए का एक्टिव पॉपकॉर्न फ्री। मैं अपने बेटे को बचाना चाहता हूँ। बेटा मेरा है, पैसा मेरा है, अगर गलती होगी तो मेरी हो। कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स युद्ध, पावर्ड बाय OLX.in, 14 जुलाई से सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे। Lovely Professional University, transforming education, transforming India. Brought to you by World's Finest Fabric and Apparel and Fortune Basin, हर दिल में हर घर में। सबसे बड़ा सवाल में आज हम महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आई है और गरीबी की नई परिभाषा उसमें गढ़ दी गई है, उससे कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। उस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। और जरा ये आंकड़े देखिए, गौर कीजिए। शहर में जो शख्स 47 रुपए से ज्यादा हर रोज कमा रहा है और गांव में 32 रुपए से ज्यादा कमा रहा है, वो गरीब नहीं है, एक दिन का उसका गुजारा मुमकिन है। वो ऐसी स्थिति में, जबकि ये देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए, 32 रुपए में क्या आपको मिलता है दिन भर में? चावल 25 रुपए किलो है। चावल खरीदे, वो भी मामूली चावल खरीदेंगे आप 25 रुपए किलो। दाल 70 रुपए किलो खरीद कर लोग लाते हैं घर। आलू 40 रुपए प्रति किलो आज मिल रहा है। इसके अलावा और भी जो तमाम चीजें हैं उनकी कीमतों में आग लगी हुई है। प्याज 40 रुपए किलो। ये हम आपको मोटा मोटी तौर पर कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं, ये समझाने के लिए कि ये जो परिभाषाएं गढ़ दी जाती हैं, ये जो समितियां बनाई जाती हैं, बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इन समितियों का आखिर मकसद क्या रहता है, इनका मतलब क्या है जब काल्पनिक आंकड़े ही पेश करने हैं। शिकार शर्मा जी, आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा इस बातचीत को। अगर आपको पिछली सरकार की नीतियां ही लागू करनी थी तो आपको फिर ये फ्रेश मैंडेट मिला क्यों? जनता ने क्यों आपको चुना? देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं हमारी सरकार के आंकड़े नहीं है, ये मनमोहन सरकार के आंकड़े हैं।
स्पष्ट था। दूसरी मैं ये बात कहता हूं, एनके सिंह साहब कह रहे थे कि आपने जमाखोरों के खिलाफ आप थोड़े से प्रो है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। आज मोदी जी की सरकार प्रोएक्टिव है और इसी वजह से जो प्याज 100 रुपए किलो तक बिक सकता था, आलू 100 रुपए तक जा सकता था, जो कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में किया है, उसको एक सीमा से आगे सरकार ने नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि सरकार बहुत एक्टिव है। लेकिन ये जो सीमा आपने तय की है, वो सीमा भी बहुत ज्यादा है के हिसाब से, वो सीमा भी बहुत ज्यादा है जो लक्ष्मण रेखा आप लोगों ने खींची है कि इससे आगे ना बढ़ेगा। मैं मानता हूं, मुझे समय दीजिए, मैं मानता हूं, लेकिन देखिए प्याज का कोई किल्लत देश में नहीं है, आलू की किल्लत इस देश में नहीं है। ये कांग्रेस द्वारा संरक्षण कुछ जमाखोरों को, कुछ माफियाओं को मिलता रहा है। अखिलेश जी, वो हमेशा 10 कुल मिलाकर गेंद आपके पाले में डाला जा रहा है। सवाल कोई भी पूछूं, जिम्मेदारी आपकी बन रही है। अखिलेश जी सुन लीजिए, अखिलेश प्रताप सिंह जी, उनको जमाखोरी का, क्योंकि उनको कमीशन देने की आदत पड़ी है। कांग्रेसी जमाखोरी से कमीशन लेते थे, जनता पर वजन डलता था। बीजेपी जमाखोरों कालाबाजारियों की प्रो पार्टी रही है और आज हम प्रतिबद्ध हैं, सुरक्षित। आज हम प्रतिबद्ध हैं। आज हम सुन लीजिए, अखिलेश जी को सुन लीजिए। श्रीकांत जी को महंगाई, श्रीकांत जी महंगाई के लिए सीधे सीधे आप कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं, तो सुन तो लीजिए अखिलेश प्रताप जी क्या तर्क दे रहे हैं। अखिलेश जी। आनंद जी, ये हिंदुस्तान में सबको पता है, जनसंघ से लेकर के आज तक, कि बीजेपी जब आती है तो कालाबाजारियों और ब्लैक मार्केटरों के अच्छे दिन आने लगते हैं। ये आम अवधारणा है, जनरल, और ये हकीकत। इसीलिए अगले सुन लीजिए, आप झूठा आरोप मत लगाइए, बच नहीं सकती। दूसरी बात, आज 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो प्याज नहीं बिक रही है। अभी आज 100 रुपए किलो दाल नहीं बिक रहा है। हो जाए तो आप आज 50 रुपए किलो चीनी नहीं बिक रही है। चलिए, नहीं तो आप गलत झूठे क्यों आरोप लगा रहे हैं? ये आप कभी 100 रुपए किलो छोड़िए, आपने 100 रुपए किलो प्याज बेची है। मुद्दे पर मैं बात करूं, आपको अभी गिना सकते हैं क्या? क्योंकि अखिलेश जी तो मान रहे हैं कि इसकी सजा उनको मिल गई है, वो लोग हार चुके हैं पूरी तरह से। अब आप उन्हीं के पाले में गेंद क्यों बार-बार फेंके जा रहे हैं? 24 लाख टन एक्स्ट्रा। एक मिनट आता हूं एनके सिंह साहब। अखिलेश जी बोलिए। बात कर रहा था, जो आपने मुद्दा उठाया अखिलेश जी, मैं जो आपने मुद्दा उठाया है, ये गरीबी की जनगणना का। अभी भारत सरकार का जो आर्थिक, सामाजिक और जाति जनगणना चल रही है, उसमें गरीबी की जनगणना भी है, आर्थिक जनगणना भी है। हम 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, इस आंकड़े की और उस जनगणना को हम कभी मेल देखे नहीं। अभी जनगणना फाइनल स्टेज पे है यूपी में, सूची का प्रकाशन गांव में हो रहा है, आपत्ति देनी है। उसके जो 4-5 पॉइंट है कि अगर एक परिवार है, 5 बच्चे हैं, 1 एकड़ खेत नहीं है, तो उसमें तो भिन्न है, जिसको हम गरीब मान रहे हैं। ये गणना कहां काम आती है, हमारे समझ में नहीं आती है। लेकिन जो जनगणना फिर भी हो रही है, जो पहले होती रही है गांव में गरीबी की, वो इस जनगणना से भिन्न होती है, जो हम देख रहे हैं। और तीसरी बात अखिलेश जी, जब तक सबका पर कैपिटा, हर नागरिक का पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा, तब तक गरीबी रेखा, गरीबी से ऊपर लोग नहीं उठेंगे। पिछले 10 वर्षों में ये बढ़ा है। यही कारण है कि बहुत बड़ा परसेंटेज, 12-13% लोग गरीबी रेखा से ऊपर, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में पहुंचे हैं। ये आंकड़ों की बात देश को इतने दशक गुजर गए, 6.5 दशक गुजर गए। साहब चलिए, मैं वापस लौट रहा हूं जो रंगराजन समिति की रिपोर्ट है उसकी तरफ, या उसके पहले जो तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट आई थी। एनके सिंह जी, ये क्यों समितियां बनती हैं फिर? क्या गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए? क्या आप ऐसी परिभाषा कर दो कि गरीब के कोई हक तो मिला नहीं इस देश में, और मतलब उसके जो जख्म है उस पर नमक छिड़क दो? नहीं, मुझे लगता है कि इस देश में गरीब पहचानने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर का लेवल निकाल दीजिए, बहुत आसान होगा आपको। और ये कई इकोनॉमिस्ट ने कहा भी है कि इजीएस्ट वे है कि आप जो मिनिमम ब्रैकेट में आता है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके कंजम्पशन पैटर्न को लेके। बाकी सब हैं वो गरीब हैं, लेकिन ये सरकार नहीं करती है। लिहाजा वो कभी कंजम्पशन पे जाती है, कभी उसके पर कैपिटा कंजम्पशन के बेसिस पे करती है। ये जो पैटर्न है आपका, ये कंजम्पशन को लेके है कि आप दाल कितनी बार महीने में खाते हैं, ये सब पूछ के आप करते हैं, कंजम्पशन पैटर्न पे करते हैं। अर्जुन सेन गुप्ता ने एक अपना फॉर्मूला बनाया था, तेंदुलकर ने एक फॉर्मूला बनाया। करते हैं जो आंकड़े हकीकत से बहुत दूर हैं, बहुत दूर है कि आप 45 में आप योजना भवन में बैठ के गरीबी का आकलन कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि 25 रुपए में जलालत कितनी झेलनी पड़ती है। उसको आटा नहीं मिलता है, 20 रुपए किलो आटा नहीं मिलता है। एक आंकड़ा मैं आपके सामने एनके सिंह साहब रख रहा हूं, गरीबों का मजाक कैसे उड़ाया जाता है इस देश में। सितंबर 2011 में तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें कहा यह गया कि गांव में जो शख्स 26 रुपए से ज्यादा कमा ले और शहर में 32 रुपए से ज्यादा, वो गरीब नहीं है।
कांग्रेस की जो सरकार उस वक्त की थी उसने क्या किया जुलाई 2013 में कि 1 रुपए दोनों जगहों पर 1 रुपए बढ़ा दिए गए, यानी 27 रुपए गांव में और 33 रुपए शहर में कर दिए गए। इससे क्या हुआ कि गरीबी का जो आंकड़ा था वो 15% कम हो गया। तो ये खेल क्या इसलिए किया जाता है? आई वॉश है ये। सिर्फ इसलिए है कि आप जितना ही आंकड़ा कम रखेंगे और इसी के बेसिस पे जब वहां से केंद्र राज्य सरकारें कहती भी हैं कि भाई मेरे यहां गरीबी इतनी है, तो कहते नहीं इसी लेवल पे नापो, आपको इससे ऊपर गरीब बनाने ही नहीं है। लिहाजा जो मदद दी जाती है, जो वेलफेयर स्कीम्स है, उसको एक फिक्स कर दिया जाता है कि इतने % ही गरीब होने चाहिए, इसके ऊपर वाला नहीं मानेंगे हम। ये एक पैटर्न बना के रख दिया जाता है ताकि हमारा जो सब्सिडी है वो हायर ना हो। हम क्यों नहीं करते हैं कि हम जो ऊपर का कंजम्पशन लेवल है उसको छोड़ के बाकी सारे को गरीब मान ले। यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी क्यों नहीं दे सकते? आज हमारे पास खराब पड़ा हुआ है, लेकिन हम यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी नहीं करते। एक चीज मैं और बता दूं, जो श्रीकांत जी ने कहा था अभी, फैक्ट हम आपको बता दें, हमने सिर्फ ये कहा था कि अगर उत्साहित सेंसेक्स वाला हो सकता है तो जमाखोर क्यों उत्साहित होता है। मैं सिर्फ ये कह रहा था, एक इशारा था कि पहले ही दिन कर देते, एक मैसेज दे देते तो 35 दिन ना लगते और तब शायद ये रेट कंटेन हो जाता। बिल्कुल, अब मैं प्याज की आपको एक बात बता दूं, प्याज का प्रोडक्शन 24 लाख टन ज्यादा हुआ है, एक्सपोर्ट कम हुआ है, फिर प्याज क्यों बढ़ रहा है? बिल्कुल, इसलिए गवर्नमेंट अमरजीत आता हूं मैं आपके पास। श्रीकांत जी मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए। इनके सिंह साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं, आप अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते ऐसे में। श्रीकांत जी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं इनके सिंह साहब कह रहे हैं, और सिर्फ ये कहकर आप नहीं बच सकते हैं कि आपको गरीबी और ये महंगाई जो है विरासत में मिली है। देखिए, मैंने नहीं कहा, आपको वास्तविकता मैंने आपको बताई है। और देखिए अखिलेश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं आपसे कि देखिए जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपनी लाइन रखते हैं, आपके चैनल को लोग बहुत देखते हैं, आपकी टीआरपी बहुत अच्छी है, पत्रकार की लाइन रखिए। ये जो समिति की रिपोर्ट आई है रंगराजन और ये तेंदुलकर, ये हमारी कमेटी नहीं है, हमारी मैं नहीं कह रहा हूं कि आपकी समिति है, मैं कह रहा हूं आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, जिसका आप खुलकर मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने आपसे साफ साफ पूछा, रंगराजन समिति की जो रिपोर्ट आई है, कह रहा हूं सरकार क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? कह रहा हूं ना आपसे, हाँ, मैं आपको, आप सुनने का थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो मैं, सरकार के पास आने दो समिति की रिपोर्ट, सरकार फैसला लेगी और आप भी यही, हम भी यही, कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं, इनके सिंह साहब कह रहे हैं, भाई वास्तविकता है इस देश में महंगाई है। एक आपके सामने ऐसी सरकार है जो प्रोएक्टिव होकर महंगाई पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। एक ऐसी सरकार थी जो कुंभकर्ण की नीति सोती रहती थी, उसका मकसद भ्रष्टाचार करना और देश की जनता के साथ विश्वासघात करना। आज कम से कम दोनों सरकारों की तौर 5 ये कमेटी जब आएगी या नहीं आएगी, आज की डेट में क्या इस कमेटी को ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है? मान लीजिए कमेटी की रिपोर्ट आपकी कैबिनेट के सामने आती है, आपका व्यू पॉइंट तो होना चाहिए, आप इसको रिजेक्ट करेंगे कि आप बहुत प्रवचन कर रही हैं महंगाई पर। कहना चाहते हैं इस देश के अंदर गरीबी की इतनी बदतर हालत है कि आप गांव के लोगों को 100 दिन रोजगार नहीं दे सकते हैं, उसके लिए पार्लियामेंट से कानून लाना पड़ता है। ये यथास्थिति है। और हम ये भी देख रहे हैं कि बेकारी इन दिनों में बढ़ी है, ठेकेदारी प्रथा बढ़ गई है, जितनी रफ्तार से महंगाई बढ़ी है उतनी रफ्तार से आमदनी नहीं बढ़ी है, लिविंग स्टैंडर्ड और नीचे आ गया है। इसलिए ये जो गिनतियां बताई जा रही हैं, इस गिनतियों के झंझट से बाहर आना चाहिए, यूनिवर्सल पीडीएस करना चाहिए, खाने का, रहने का, शिक्षा का, इलाज का प्रतिबंध और किराया, काम के लिए जब जाते हैं तो किराया, अगर इस सबको आप जोड़ते हैं तो ये सरकार, एम्प्लॉयर्स और ट्रेड यूनियंस ने, तीनों ने मिलकर एक कंसेंसस बना के फार्मूला निकाला, उसको मान लीजिए ना। श्रीकांत जी जवाब दीजिए, लेवल पे लोग, आता हूं आपके पास। श्रीकांत जी 80% जनता को चाहिए वो मिनिमम 15,000 कमाई। श्रीकांत जी देखिए, जो मैडम आरोप लगा रही हैं, ये उसी सरकार ने, उसी पार्टी की देन है जिसका 2004 में इन्होंने समर्थन किया था। हाँ, किया था। 30 साल इनकार कर रहे हैं क्या? में शासन करने का आरोप ना आरोप का सवाल नहीं है, हम ये कह रहे हैं सब कमेटियों को रिजेक्ट कीजिए, चलाने का तो आप विफल हो गए। यहाँ आकर आप भाषण दे रहे हैं और ये सब पाप, ये जो मैडम पाप गिना रही हैं, ये उसी सरकार के पाप हैं, उसी पॉलिटिकल पार्टी के पाप हैं जिनको इन लोगों ने 2004 में वो 4 साढ़े 4 साल फिर भी इस देश में याद किया जा रहा है हम लोगों की वजह से। कुछ कदम लोग गरीबों के लिए उठे थे, कुछ कदम उठे थे गरीबों के लिए। जरूरी है देश की जनता को बार बार आप इशारा कर दे रहे हैं, शब्दों के घेरे में फंसे। अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, मैं कुछ बोल रहा हूं। हाँ बोलिए। अखिलेश जी, ये जो हमारे भाजपा के साथी हैं बार बार 10 साल के पाप का जिक्र कर रहे हैं।
हम बड़े भारी पापी थे भाई। हम तीसरे दुनिया में 4 गुना इकोनॉमी अपने देश की कर दिए हैं। जिस दिन आप दूनी कर देना उस दिन नजर भी लाना। हम बड़े भारी पापी थे कि दुनिया के इकोनॉमी हम तीसरे स्थान पर लाए हिंदुस्तान को। हम दुनिया के सामरिक शक्ति दूसरे तीसरे पे बना दिए 10 साल में। हम दूसरी तीसरी मेधा शक्ति बना दिए। हम टेक्नोलॉजी में बना दिए। बुलेट ट्रेन भी आने वाली है, लेकिन गरीब तो बढ़ते जा रहे हैं चीजें। इस एक मिनट प्लीज ध्यान से सुने। आप सुन नहीं सकते क्योंकि निंदा सुनाने के लिए लोकतंत्र में कलेजा चाहिए। वो आपके पास नहीं है जिसकी तानाशाही सोच हो। अगर कोई मैडम कह रही है तो आप तर्कों से उसका जवाब दीजिए। सिर्फ नहीं ये आप श्रीकांत जी के लिए कह रहे हैं। निंदा भी एक पार्ट है। विपक्ष के बिना राजनीति नहीं है। विपक्ष के बिना राजनीति नहीं है। 2 पटरी है। निंदा का पद भी आपको नहीं दे रहे हैं, सराहना भी करनी पड़ेगी। नहीं अखिलेश जी, विपक्ष के नेता का पद भी नहीं मिल रहा। वो तो मैं वही कह रहा हूं। देखिए ये हर बात पे ये 3 बातें मेन कहते थे कि हम आएंगे तो महंगाई छूमंतर कर देंगे, हम आएंगे तो भ्रष्टाचार पर ऐसी नकेल लगाएंगे कि कहीं भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा, हम आएंगे तो रोजगार के बाहर आ जाएंगे। क्या स्टेप उठाया है अखिलेश जी? एक चीज आपने कहा है वो गलत है। आप जो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बने हैं अखिलेश जी, एक्चुअली वो सत्य नहीं है। हम उसी के इंतजार में। आपने जो बात कही है उसको एनके सिंह साहब झुठला रहे हैं यहाँ पर। अखिलेश जी, एनके सिंह साहब आपके एक तथ्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तथ्य अखिलेश जी आप अक्सर कहते हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो आप कहते हैं तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ये करेंट प्राइस पे होता है। कोई इकोनॉमिस्ट इसको नहीं मानता है। ये करेंट प्राइस पे जो कमोडिटी बास्केट होता है, अगर आपकी महंगाई बढ़ेगी तो आपका जीडीपी बढ़ जाएगा। ये महंगाई बढ़ने की वजह से हुआ है। इसको ना कोट कीजिए, ये नेगेटिव जाता है। हमारी इकोनॉमी तीसरी किस पे है कि नहीं? जिस पे 11 नहीं भाई 10वें नंबर पे है आप, तीसरे पे नहीं है। ये कमोडिटी बास्केट की वजह से है जिसमें महंगाई बढ़ी हुई है। महंगाई की वजह से है। 2004 में 4,85,000 करोड़ का कितने नंबर हमारा बजट था। अच्छा आज 19 लाख करोड़ बजट आने वाला है। और 10 को ये जो पाप धोने की बात कर रहे हैं श्रीकांत जी, ये 8 और 10 के बजट में तो दिखाई देगा कि लाख करोड़ का आप तो पाप धो देंगे ठीक ना नहीं कम से थी। कम। वो हम कह रहे हैं पाप किए थे तो बताएं। अच्छा अखिलेश जी, लेकिन ये चर्चा सदन में क्यों नहीं? मेरा सवाल आपसे ये है, सदन में ये चर्चा क्यों नहीं? आज बजट सत्र का पहला दिन था और जो हल्ला हंगामा हुआ उसकी भेंट चढ़ गई आज की कार्यवाही हुआ है। आप उन लोगों से क्यों नहीं पूछते जिन्होंने कई सदन ने कैसे सदन के कई सेशन नहीं चलने दिए? उसके ये कोई समृद्ध परंपरा तो है नहीं अखिलेश जी। पार्लियामेंट चलने देते थे अखिलेश जी, कोई ये समृद्ध परंपरा तो नहीं, उन्होंने नहीं चलने दिया तो आप नहीं चलने देंगे? स्टेटमेंट देते थे। नहीं, परंपरा नहीं। हम सदन को अगर ये कोऑपरेटिव तरीके से चलाएंगे तो सदन चलने दिया जाएगा। सदन का जो काम है वो करे, लेकिन ये काम करते तो दिखें। ये कौन सा स्टेप ला रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? लेकिन आज तो बीजेपी चर्चा में तैयार थी अखिलेश जी। 3 मुद्दे मेन बताते थे। आज तो बीजेपी चर्चा में तैयार थी। किया जाए नहीं आज चर्चा पर तैयार है तो क्या किया? महंगाई मौजूद समय है। अच्छा। मौजूद सेशन शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए। क्यों नहीं महंगाई की बात कर? मैं आपकी बात समझ गया। मैं श्रीकांत जी के पास आना चाहूंगा। 1 मिनट अखिलेश जी, मैं आपकी बात समझ गया। श्रीकांत जी जरा मुझे यह बताइए, डीजल और पेट्रोल की कीमतों से भी जनता त्रस्त है। तेल का बहुत बड़ा वास्ता होता है। जो महंगाई बढ़ती है उसमें उसका भी बहुत बड़ी भूमिका उसकी होती है। आप लोग एक तर्क दिया करते थे जब कांग्रेस ने तेल के दामों को बाजार के हवाले किया था, यूपीए सरकार ने, आपने कहा था कि टैक्स स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज करके हम फिर से इसको कम करने की कोशिश करेंगे। क्या इस दिशा में आप लोग कोई कदम बढ़ाने वाले हैं? देखिए, मैंने कहा 5 सप्ताह सरकार को हो गए हैं और आप थोड़ा मैंने पहले भी कहा था कि फसल का चक्र पूरा होने में भी 6 महीने लगते हैं। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम भारत अपने दम पर, हिंदुस्तान अपने 125 करोड़ जनता का पेट पाल सकता है। पहली बात। जहां तक आप तेल की बात कर रहे हैं, 2006 में कांग्रेस ने ही ओपन मार्केट के लिए पेट्रोल के दाम तय किए। आपकी सहमति के साथ मार्केट में दाम होगा वो होगा। आपकी पार्टी के साथ सहमति के साथ डीजल में गलत इनको जानकारी कर दीजिए। इन्हीं के पॉलिसी, इन्हीं के एग्रीमेंट का एनडीए सरकार लाएगी डीरेगुलेशन, तब कर नहीं पा रहे थे। फिर कांग्रेस के टाइम पे दोनों ने मिलकर किया। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, फौरन लौटते हैं। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। कैसा होने वाला है आपका सफर? मोदी की रेल में कितना मिलेगा सुकून?
मोदी की रेल कितनी होगी महफूज? रेल बजट की हर सौगात पर होगी हमारी नजर। देखिए कल दिन भर बुलेट न्यूज सिर्फ न्यूज 24 पर। प्रेजेंटेड बाय LIC ऑफ इंडिया। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। मेरे संस्कारों की बगिया में एक नया फूल खिला है, कॉमेडी का फूल पगले। 7 जुलाई को खुशबू लेने जरूर आना, क्योंकि इस शो को मेरा आशीर्वाद है। तू मेरे अगल बगल है, आज से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ सब पर। Dum da dum da dum dum da dum da dum dum bum 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 bum. Congratulations and celebrations. When nice guys step up in life, there's no envy, there's only joy. Step up in power, comfort and style. New Activa 125. Step up. कहीं पैरों तले है जन्नत, यहाँ झुक जाए सर आगे। एक्वालाइट, हर कदम विश्वास के साथ। जिस घर में फेविक्विक, उस घर में और ये अंपायर का एक्शन रीप्ले का इशारा। एक्शन रीप्ले का स्ट्रॉन्ग एक्शन फॉर्मूला दे इंस्टेंट रिलीफ। एक्शन रीप्ले, अब एक्शन नहीं रुकेगा। Good morning, India! We got a great lineup for you today. The best hits, the biggest songs. Happy morning. हर पल को बनाएं बेहतरीन ट्रॉपिकाना 100% के साथ, जिसमें है 9 फ्रूट न्यूट्रिएंट्स के गुण। ट्रॉपिकाना, दुनिया का नंबर 1 जूस ब्रांड। देवी माँ की जय हो, जय हो। भक्तजनों सुनो, 9 जुलाई को देवी माँ लेंगी समाधि। क्यों देवी बना के मांगी, मेरी ही बनी। सावधान इंडिया के 2 नए एपिसोड्स 9 जुलाई बुधवार रात 10 और 11 बजे लाइव ओके पर। माँ के घर चलो। जी मैडम। सोचो अगर दुनिया में सब एक जैसे होते तो कैसा होता। थैंक गॉड ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे लोग अलग अलग वैसे उनका टेस्ट भी। कैच स्प्रिंकलर्स, खाने को दीजिए आपका अपना कैच टच। प्लीज गॉड, लंदन को USA का कैपिटल बना दीजिए और 3 times 7 को 35 बना दीजिए और टिफिन टाइम 10 o'clock कर दीजिए। 11 तक बहुत भूख लगती है। क्या बच्चों के मिस्टेक्स के पीछे आपकी कोई मिस्टेक है? क्या आप उन्हें सिर्फ दूध पिला के स्कूल भेजती हैं? दीजिए कुछ सॉलिड भी, जैसे केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स। अनाज और आयरन का सॉलिड कॉम्बो। अनाज से पेट भरता है, आयरन दिमाग को चुस्त करने में मदद करता है। 10 + 5 + 7 = 22। देखा गॉड, आज नो मिस्टेक और आज भूख भी नहीं लगी। जेट इको बनियान, IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। नया बजाज डिस्कवर 125, जिसका 4 वॉल्ट GTSI इंजन दे दनादन पावर और दनादन माइलेज। तो अब जियो दनादन। सेंसोडाइन टूथब्रश, डेंटिस्टों का माना एक बेहतर टूथब्रश। अब 80 ग्राम सेंसोडाइन टूथपेस्ट के साथ पाइए 50 रुपए का सेंसोडाइन टूथब्रश मुफ्त। I decided to join Uttaranchal University 2 years back, and I'm proud of my decision today. Uttaranchal University, Dehradun, for the excellence within you.
तो सबसे बड़ा सवाल में आज हम चर्चा कर रहे हैं लगातार बढ़ती महंगाई पर। क्या इस महंगाई से मोदी सरकार हमें निजात दिलवा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके से रंगराजन समिति की रिपोर्ट आई है गरीबी को लेकर और जो आंकड़े उसमें पेश किए गए हैं, उससे कई सवाल खड़े हुए हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 47 रुपए से ज्यादा कमाने वाला शख्स और गांव में 32 रुपए से ज्यादा कमाने वाला शख्स गरीब नहीं है। सवाल यही कि इस तरह के काल्पनिक आंकड़ों के जरिए क्यों गरीबी की परिभाषा दी जाती है। एनके सिंह जी, आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा इस सेगमेंट को। इस तरह की समितियों का आखिर मतलब क्या है, क्यों अव्यवहारिक आंकड़े दिए जाते हैं? नहीं, देखिए एक चीज है, अव्यवहारिक नहीं है। इकोनॉमिस्ट हैं, अपने डेफिनेशंस लाते हैं कि हम कितने पे कट ऑफ मान सकते हैं। 70s में जब पहली बार हुआ, इसके पहले आता था तो आमदनी आपकी कितनी है, इसको जीडीपी से, अपना जीएनपी से भाग देते थे और तब निकालते थे। इस समय यह है कि पॉवर्टी लाइन जो आपने बनाई है, एक कंसेप्ट आया कैलोरी इंटेक को लेके। पहले ये कंसेप्ट चला कि कितनी कैलोरी, अगर 2200 खाता है शहर का आदमी तो गरीबी से ऊपर है, 2400 अगर देहात के कैलोरी 2400 अगर लेता है गांव का आदमी तो वो गरीबी सीमा से ऊपर है। कैलोरी का चला। हाँ। उसके बाद आपने कंजम्पशन पैटर्न को देखा और ये माना कि साहब ये आदमी मंथली कितना खाता है दाल, वीकली कितना खाता है। अब आप इन सबको छोड़ के एक नए कंसेप्ट पे आ रहे हैं जो रंगराजन ने दिया है। ठीक है, कुल मिला के डिटरमाइन करते हैं। इसमें जो आंकड़े हैं उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। और आखिरी कमेंट आप तीनों से मैं चाहूंगा छोटे में हाँ या ना में जवाब दे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। श्रीकांत जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप लोगों को ये आंकड़े व्यवहारिक लग रहे हैं? देखिए, पहले स्पष्ट कर दूं, ये मोदी सरकार के आंकड़े नहीं, ये बेईमान भ्रष्टाचारी जनविरोधी सरकार सोनिया जी की सरकार के आंकड़े। चलिए ठीक है, मैंने आपसे कुछ और सवाल पूछा था। अखिलेश प्रसाद जी, संसाधन है, ठीक है, 125 करोड़ जनता को 125 करोड़ वक्त इतना ही। अखिलेश जी, हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है ये आंकड़े व्यवहारिक हैं? उसके लिए हम आश्वस्त करना चाहते हैं। नहीं, जिस प्रकार से भाजपा के नेता बता रहे हैं तो लगता है कि इसको नहीं मानेंगे और इन्हें जो है इस आंकड़े से ज्यादा 4 गुना बढ़ा करके आंकड़े मान लेने चाहिए। अच्छा, अगर ये ठीक है। हाँ मैडम, ये आंकड़े बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है, गरीबों का मजाक है। अगर क्लोजेस्ट कोई था तो अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट क्लोजेस्ट। बिल्कुल। तो महंगाई तो कम हो नहीं रही है, लेकिन गरीबों के साथ मजाक का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। आप तमाम मेहमानों का चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी न्यूज 24 पर खबरें लगातार जारी हैं। Greater Valley School, where learning is fun, where young minds get shaped, where knowledge is way of life, where both mind and body get nourished. Greater Valley School for a bright future. For the session 2014-2015, admissions also open for class 11 in Science, Arts and Commerce stream. Greater Valley School, Greater Noida. Lovely Professional University, transforming education, transforming India. छुटकू जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश हो गई सर। जेके वॉल पुट्टी लगाई। क्या फर्क पड़ता है सर? हम तुम्हें क्या डंकी लगते हैं? एक ही बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवारों के लिए पेंट से पहले